हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सेकंड चैप्टर बिजनेस स्टडीज़ का 12th क्लास का हमारा चल रहा था। हैंडी फ्यूल के प्रिंसिपल के बारे में हम बात कर रहे थे। इसके हमने 4 प्रिंसिपल पढ़ लिए थे। आगे हम इसके प्रिंसिपल्स की अगर बात करें, पांचवा प्रिंसिपल इसमें दिया हुआ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है कि भाई डायरेक्शन जो होता है, एक जो ऑब्जेक्टिव होता है, सबका डायरेक्शन एक तरफ ही होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं और उन डिपार्टमेंट में सबके अलग अलग डायरेक्शन है, सबके अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई सब काम करें लेकिन डायरेक्शन उनका होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन गोल पे। पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, तो सभी का डायरेक्शन आपकी ऑर्गेनाइजेशन गोल पे होना चाहिए। इसको अगर हम थोड़ा पढ़ के देखें, टर्म्स विद द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ वन मैनेजर यूजिंग वन प्लान। एक मैनेजर हो और उसका एक ही प्लान हो कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करना है। ठीक है, तो ये समझ आया होगा। उसके बाद अगर हम बात करें सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ये क्या होता है भाई? मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने जा रहे हैं, आपका मोटिव क्या होगा? आप बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो सब चाहते हैं कि भाई उसको सैलरी मिले और उसका काम खत्म। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी सिर्फ यही थिंकिंग होती है कि भाई मैं तो सैलरी के लिए काम कर रहा हूँ, कंपनी कुछ हो या ना हो, ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो या लॉस हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सैलरी चाहिए, बात ख़त्म। ठीक है, या कोई ऐसा होता है कि भाई मुझे बस अपना ये पूरा टाइम करना है ख़त्म और इसके बाद मुझे अपने घर जाना है। तो ऐसा कोई मेहनत नहीं होती। तो ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं। तो एक मैनेजर को मेहनत करनी होती है इंडिविजुअल इंटरेस्ट से जनरल इंटरेस्ट की तरफ। जनरल इंटरेस्ट क्या होगा कि उसको ऑर्गेनाइजेशन की गोल की तरफ उसको उसका इंटरेस्ट बढ़ाना होगा कि भाई आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना है, ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे के लिए करना है। तो ये मैनेजर किस तरह करेगा? उसे मोटिवेट करेगा, ठीक है, या उसे उसकी जो सैलरी होगी उस सैलरी में इजाफा करेगा, उसे बोनस देगा। तो इस तरह मोटिवेट करके वो उसके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र कर सके। इसके बाद रिमोरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रिमोरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब ये है कि भाई अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको उसके काम को देखते हुए आप कभी भी उसको ऐसा ना फील हो कि भाई वो मेहनत कर रहा है लेकिन उसकी मेहनत का उसको फ़ायदा नहीं हो रहा। मतलब कि वो काम कर रहा है और उसे सैलरी टाइम पर नहीं मिल रही। इससे जो होता है एम्प्लॉय का मनोबल टूटता है, एम्प्लॉय का जो काम का करने का इंटरेस्ट है वो कम होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आप मैनेजर की पोस्ट पर है तो आपको एम्प्लॉय की जो पेमेंट है वो टाइम पर दें, उसको बोनस देते रहें, ठीक है, उसको मोटिवेट करते रहें। तो रिमोरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ यही होता है। इसके बाद हम बात करें सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन क्या होता है इसकी अगर हम बात करें, देखिए मान लीजिए आप किसी स्कूल में हैं, प्रिंसिपल हैं और स्कूल में सारी जो पावर हैं आपके हाथ में है। भाई टीचर के हाथ में कुछ भी नहीं है, सारी पावर आपके हाथ में है। आप जो चाहेंगे वही होगा। छोटी से छोटी दिक्कत भी होगी तो सिर्फ आप ही उसे सोल्व करेंगे। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? आप उस काम को छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर दें। भाई आप थोड़ी सी पावर आप उसको टीचर को दे दें, थोड़ी सी पावर क्लास के जो क्लास टीचर होगा उसको दे दें, थोड़ी सी पावर आप क्लर्क को दे दें। तो इस तरह जो दिक्कतें होंगी, वो जो बड़ी दिक्कत होगी सिर्फ वही आपके पास आएगी। तो ऐसा ना हो कि आप ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल सेंट्रलाइजेशन करें कि भाई सारी चीज़ें सिर्फ मैनेजर ही करेगा और कोई नहीं करेगा। तो इससे दिक्कत आनी शुरू हो जाती है बाद में। डिसेंट्रलाइजेशन अगर आप करेंगे कि भाई आप मान लीजिए टॉप लेवल है, टॉप लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होता है? तो टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल के नीचे आते हैं, मिडिल लेवल आता है उससे नीचे लोअर लेवल आता है, उससे लेवल वर्कर्स आते हैं। तो भाई जो वर्कर्स की प्रॉब्लम हो वो वर्कर्स का जो से के जो ऊपर होता है वो सोल्व कर दे। ठीक है, लोअर लेवल वाले जो होते हैं उनकी प्रॉब्लम लोअर लेवल वाला सोल्व कर दे। तो ऐसा ही होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में सारी प्रॉब्लम अगर आप सेंट्रलाइजेशन करेंगे तो उसमें दिक्कत होगी, और अगर सारी चीज़ें आप डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे तो उसमें भी दिक्कत होगी। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखनी है। फ्यूल जी आपको यही बताते हैं। इसके बाद स्केलर चेन के बारे में बात करें, स्केलर चेन भी यही होता है कि आपको अगर किसी की प्रॉब्लम है तो वो उसको लेवल के हिसाब से ही सोल्व कर देनी है। स्केलर चेन इसी को कहते हैं। टॉप लेवल,
मिडिल लेवल, लोअर लेवल या वर्कर्स। ठीक है, तो एक एक लेवल के हिसाब से आपको चलना है भाई। आप अगर लोअर लेवल वाले को कोई प्रॉब्लम आई है और उसे टॉप लेवल पर उसको वो सोल्व टॉप लेवल वाला कर सकता है, तो वो क्या करेगा कि वो लोअर लेवल वाले को देगा, लोअर लेवल वाला मिडिल लेवल वाले को देगा, मिडिल लेवल वाला टॉप को देगा, तो वहां उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो इसी तरह इसे स्केलर चेन कहते हैं। मान लीजिए किसी का ऑर्गेनाइजेशन में आग लग गई, तो ऐसा भी ना हो कि भाई स्केलर चेन वहां भी अप्लाई करी जाए, उसमें आप डायरेक्ट टॉप लेवल वाले को इन्फॉर्म कर दें। तो ऐसा ना हो कि स्केलर चेन आप फॉलो करें ऐसे सिचुएशन में, तो वहां दिक्कत हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें ऑर्डर की, तो ऑर्डर, इसमें ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर ये होता है कि भाई आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजें मैनेज करते हैं, मतलब देखिए, जब द वर्क प्लेस फैसिलिटी मस्ट बी क्लीन, टीडी एंड सेफ फॉर एम्प्लॉय, एवरीथिंग शुड हैव इट प्लेस। हर चीज अपनी समय अपने प्लेस पर है। ठीक है, मान लीजिए वर्कर्स का जो औजार हैं, वर्कर्स का जो काम जो रूम है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल सही जगह हो, सही टाइम पर हो। ठीक है, इसको हम एक इस तरह से एग्जांपल ले लें कि आप किसी मॉल में जाते हैं और मॉल में आप देखते होंगे कि मान लीजिए कोई शैम्पू है, शैम्पू एक जगह रखा है, तो सारी कंपनी के शैम्पू एक जगह होंगे। तेल है, तेल भी सारी कंपनियों के एक जगह होंगे। ऐसा ना हो कि भाई एक कंपनी का शैम्पू इधर है, दूसरी कंपनी का शैम्पू बहुत दूर है, तीसरी कंपनी का शैम्पू, तो इसमें दिक्कत होती है, टाइम खराब होता है जो खरीदने वाला होता है। तो मॉल वाले क्या करते हैं, सारे शैम्पू अगर है तो सारे शैम्पू एक जगह रख देते हैं, इससे टाइम की बचत होती है। तो ऑर्डर यही है कि आपको, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर यही है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद इक्विटी की बात करें, इक्विटी ये होती है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, कि आपको भेदभाव नहीं करना है। भेदभाव का मतलब यह है, मान लीजिए आप किसी स्कूल में टीचर हैं और आपकी क्लास में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है और एक बच्चा खराब पढ़ने वाला है, लेकिन दोनों बच्चे 10 मिनट लेट आए हैं। तो इस सिचुएशन में टीचर क्या करता है कि भाई जो अच्छा पढ़ने वाला है उसको बिठा दिया और जो सही पढ़ने वाला नहीं है उसको सजा दे दी। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ऑर्गेनाइजेशन में आपको इक्विटी रखनी है, आपको बिल्कुल किसी के साथ भेदभाव नहीं रखना है। किसी के साथ भेदभाव अगर आप करेंगे तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत हो सकती है, वर्कर्स में ये गलत मैसेज जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इक्विटी रखनी है। इसके बाद सब स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यू ऑफ पर्सनल, तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई मान लीजिए किसी वर्कर से अगर कोई गलती हो गई, तो ऐसा ना हो कि मैनेजर उसको डायरेक्ट निकाल दे। ठीक है, डायरेक्ट उसकी नौकरी खत्म कर दे। तो इससे क्या होगा, जो वर्कर्स होंगे उनमें एक डर पैदा हो जाएगा, जो उनका बेस्ट होगा वो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि डर के माहौल में कोई काम सही नहीं होता। तो ये आपको स्टेबिलिटी रखनी है, ये आपको सही रखना है। इसके बाद बात करें इनिशिएटिव की, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव क्या होता है कि आपको जो वर्क करना है उस वर्क में आपको एम्प्लॉय की भी सजेशन लेना चाहिए। भाई मैनेजर अगर कुछ चीज स्टार्ट कर रहा है तो काम करने वाले तो एम्प्लॉयज हैं, तो एम्प्लॉय से भी सजेशन लो, क्योंकि हो सकता है किसी का सजेशन अच्छा आ जाए, इससे एक एनकरेज होता है, इससे एम्प्लॉय में भी एक अच्छी भावना पैदा होती है। वो भी ये सोचता है कि हाँ भाई मेरी भी कुछ इसमें इज्जत है, या मेरी भी कोई इसमें मुझे भी कुछ समझा गया है। तो इनिशिएटिव यही होता है कि आप सजेशन जरूर लें। ठीक है, भले ही आप ना करें लेकिन सजेशन आपको लेना सही है। हो सकता है किसी का सजेशन अच्छा हो और कंपनी के लिए अच्छा हो, तो सजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद एस्पिरिट डी कोर्प्स, एस्पिरिट डी कोर्प्स क्या होता है, ये एक टीम स्पिरिट होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में सब काम बिल्कुल एक टीम बनाकर करे। आई भावना ना हो कि बस मैं, वी भावना हो कि हम, समझ गए। तो एस्पिरिट डी कोर्प्स प्रिंसिपल्स का यही मतलब है कि आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मान लीजिए इसमें एग्जांपल ये ले लो कि भाई 10 व्यक्ति हैं और उन्हें 100 यूनिट बनाने का काम दिया है, हर व्यक्ति पर 10 यूनिट आ रही है। ऐसा ना हो कि भाई एक बंदा ये समझे कि भाई मैं तो अपनी 10 यूनिट करके खत्म, ऐसा ना हो। ऐसा हो कि भाई हम 10 को दिया है, हम सब मिलके इसको 100 बना लेंगे। ठीक है, कभी बीच में ऐसा हुआ कि भाई एक बीमार हो गया, 9 आदमी रह गए और 90 यूनिट बनाए, ऐसा ना करें। ठीक है, एक एक दो करके, और उसके जो दूसरा है उसकी भी आप यूनिट तैयार कर दें। इससे एक वी की भावना पैदा होती है, एक टीम की भावना पैदा होती है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
तो ये थे हेनरी फ्यूल जी के 14 पूरे प्रिंसिपल्स। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ आए होंगे। शुक्रिया।